हम क्विकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो एम्ब्रियोलॉजी को एंड कर लेते हैं। सही है, मैंने कोई जल्दी में नहीं पढ़ाई चीज़ें। सही है, एक घंटे के आपके ऑलमोस्ट 2 लेक्चर हो गए, तो और आधे घंटे में इंशाल्लाह एम्ब्रियोलॉजी एंड हो जाएगी। एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। हमने बेसिकली पॉइंट 439C साइनस वेनोजम डेवलप्स इनटू, तो साइनस वेनोजम जो होता है वो डेवलप हो जाता है इनटू कोरोनरी साइनस। अच्छा, मेरे ख्याल से इन चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े से ना, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इनको एक्सप्लेन कर देना चाहिए। अब मैंने एक ही बार बोलना है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मुझे सुनते जाएं। जो लेट ज्वाइन करें वो उनकी किस्मत, आज के अंदर है, उन्होंने मुझे 1 टाइम सुनना है, ठीक है, ताकि हम जो है वो इसको एंड कर सके आधे घंटे के अंदर अंदर। तो आप लोग ऑफ हार्ट जो होती है ना, वो कब शुरू होती है? वो डे 16 के बाद जो है ना डेवलपमेंट ऑफ हार्ट शुरू होती है। हार्ट की जो बीटिंग है ना वो 4th वीक पे स्टार्ट होती है। सो वो शुरू हो जाती है डे 16 पे, लेकिन जो हार्ट बीट करना शुरू होता है ना 4th वीक हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना है कि 16 डे ऑनवर्ड्स जो होता है वो डेवलपमेंट ऑफ हार्ट बिगिन हो जाती है। 16 डे ऑनवर्ड्स या डे 17, वट एवर इट इज सेम, कोई मसला नहीं है। जो हार्ट की बीटिंग है वो 4th वीक पे बेसिकली शुरू, ठीक है। इनिशियली जो हार्ट होता है ना, ठीक है, इनिशियली जो हार्ट होगा उसमें क्या होगा, 2 प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब्स होंगी, ठीक है। अच्छा, अब जनाब होगा क्या, दोनों जो हार्ट ट्यूब्स है ना, दोनों जो हार्ट ट्यूब्स है वो आपस में क्या करेंगी, वो आपस में करेंगी फ्यूज, ठीक है। मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा समझता हूँ इस तरह कि इनिशियली हार्ट में 2 प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब्स होती हैं। ये देखें जरा मुझे, ये देखें, आई होप, ओके ओके, ये देखें, ये 2 प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है। ये 2 हार्ट ट्यूब्स हैं, ये आपस में फ्यूज करेंगी। ये जब आपस में फ्यूज करेंगी तो एक इसका क्रेनियल एंड हो जाएगा, एक इसका कॉर्डल एंड हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब जब दोनों हार्ट ट्यूब्स फ्यूज हो गई तो एक इसका क्रेनियल एंड हो गया और एक उसका कॉर्डल एंड। वो बेसिकली क्या होगा, उस पे जो स्ट्रक्चर होता है, जो उस क्रेनियल एंड का कह लें कि नाम जो है वो होता है ट्रंकस आर्टरियोसिस, जबकि कॉर्डल एंड जो होता है उसमें जो स्ट्रक्चर होता है उसका क्या नाम होता है, साइनस वेनोसस। अब ये ऐसी चीज है कि जिसको आपने याद रखना है कि ट्रंकस आर्टरियोसिस ऊपर होता है, साइनस वेनोसस नीचे होता है, ठीक है। इतनी बातें याद हो गई, ठीक है। ये हार्ट ट्यूब है, ये दोनों हार्ट ट्यूब्स फ्यूज हुई। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये साइनस वेनोसिस, जो ऊपर वाला पार्ट है वो ट्रंकस आर्टरियोसिस। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब इसमें आप लोगों ने याद कैसे रखनी है चीजें, सिंपल मुझे ये बताएं कि नॉर्मल हार्ट जो होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी जो अडल्ट हार्ट होता है, उसमें याद रखें कि ब्लड जो है वो कहाँ से आता है, यानी ब्लड वेसल्स जो कौन कौन सी ब्लड वेसल्स जो है वो हार्ट में ब्लड लेके आती हैं और कौन सी जो है वो हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं। तो ये आप लोगों ने अपने माइंड में फिलहाल पिक्चर एक लेके आनी है। उसके बाद जो चीज याद रखनी है कि जो नीचे वाली जगह है साइनस वेनोसिस है, वहां से ब्लड एंटर करेगा, और जो ट्रंकस आर्टरियोसिस है वहां से ब्लड लीव करेगा। सही है। सो कौन कौन सी चीजें हैं जो ग्रॉस ग्रॉस अगर एनाटॉमी की मैं बात करूं, तो जो ब्लड आउटसाइड लेके जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक। और जो ब्लड को लेके आती हैं वो कौन सी चीजें होती हैं, वो एक राइट एट्रियम का पार्ट होता है, उसे कोरोनरी साइनस कहते हैं। तो याद रखना है कोरोनरी साइनस, ठीक है। सो ये हार्ट है, ये हार्ट है, इसमें जो ब्लड लेके आता है वो है कोरोनरी साइनस राइट एट्रियम में, और जो ब्लड लेके जाता है वो एओर्टा लेफ्ट साइड पे और पल्मोनरी ट्रंक राइट साइड पे। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब मैंने कहा
कि साइनस वेनोसिस क्या था, एंट्रेंस सिस्टम। सो साइनस वेनोसिस जो है वो क्या करेगा, साइनस वेनोसिस जो है वो फ्यूज नहीं होगा, वो राइट और लेफ्ट हॉर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। जो लेफ्ट हॉर्न होता है साइनस वेनोसिस का वो बना देगा कोरोनरी साइनस। वो क्या बना देगा, कोरोनरी साइनस। राइट हॉर्न को फिलहाल भूल जाओ, जो लेफ्ट हॉर्न है वो क्या बना देगा, कोरोनरी साइनस। और ट्रंकस आर्टरियोसिस क्या बनाएगा, ट्रंकस आर्टरियोसिस से, अब मुझे सारे ने बताना है, ट्रंकस आर्टरियोसिस से ब्लड निकलेगा या ब्लड आएगा, हार्ट के अंदर से ब्लड निकलेगा या ब्लड आएगा, सारे बताओ। निकलेगा। तो ग्रॉस में ब्लड निकालने वाले दो स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, पुल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा। ग्रॉस एनाटॉमी में ब्लड निकालने वाले दो स्ट्रक्चर कौन से हैं जिससे हार्ट जो है वो हार्ट से ब्लड बाहर लेके जाते हैं, एओर्टा, ग्रॉस एनाटॉमी में aorta or pulmonary trunk. Amazing. So truncus arteriosus will form ascending aorta and pulmonary trunk. ठीक है, फिर भी नहीं याद रहता तो इसको टैप निमोनिक से याद रखना है, TAP टैप। अब मैंने ये कॉन्सेप्ट दे दिया, अब मैं आप लोगों को याद करवा रहा हूँ, TAP टैप, ट्रंकस आर्टेरियोसिस विल फॉर्म एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, टैप निमोनिक। सही है, टैप। और लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसिस विल फॉर्म साइनस वेनोसिस साइनस, कोरोनरी साइनस बनाता है ये। तो ये आप लोगों को इस जो टेबल है उसके अंदर लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसिस और कोरोनरी साइनस का कॉन्सेप्ट आई गेस क्लियर हो गया इसमें। ठीक है, इवन आपको ट्रंकस आर्टेरियोसिस का भी हो गया, जो इधर नहीं भी लिखा हुआ, तो ट्रंकस आर्टेरियोसिस का भी आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा सर एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे, हम लोगों ने अभी ज्वाइन किया है। अब जनाब थोड़ी सी और हार्ट की एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा देता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है समझनी चीज़ें। अब जो होता है ना असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक, इनको सेपरेट करने वाली चीज़ होती है, उसे कहते हैं स्पाइरल सेप्टम या एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम। देखे ना, सेपरेट कौन सी चीज़ करेगी, जो एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान है उसे क्या कहेंगे, एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम या स्पाइरल सेप्टम भी इसे कहते हैं। और ये एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम डिराइव्ड कहाँ से होता है, न्यूरल क्रस्ट सेल से। ये एमसीक्यू आता है कि एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम जो है वो कहाँ से डिराइव्ड होता है, तो वो न्यूरल क्रस्ट सेल से। ठीक है, अच्छा अब जनाब ये तो हमारे पास चीजें सारी क्लियर होगी। अब वीनस सिस्टम में क्या होता है, वीनस सिस्टम में क्या होता है, वीनस सिस्टम में ना 3 वेन्स के जो सेट है वो सारे एम्ब्रियो से ब्लड को कलेक्ट करते हैं। वो कौन से हैं, वो एंटीरियर पोस्टीरियर सारा ब्लड कलेक्ट करते हैं। वो कौन से हैं, वो होती हैं कॉमन कार्डिनल वेन्स। वो कौन सी होती हैं, यानी जितना भी वीनस सिस्टम में जो ब्लड है पूरी एम्ब्रियो से जो कलेक्ट करती हैं वो कौन सी वेन्स होती हैं, कॉमन कार्डिनल वेन्स। अच्छा, ग्रॉस ब्लड, इन ग्रॉस एनाटॉमी में ब्लड कौन कौन से कलेक्ट करता है, वेना केवा। ग्रॉस में वेना केवा होता है ना, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। अच्छा, एम्ब्रियो में जो योक सैक होता है फ्यूचर गट होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने ग्रॉस एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजिकली चीज को देख के उसको ग्रॉस के साथ कंपेयर कर लेना है। पोर्टल वेन्स, कॉमन कार्डिनल वेन्स, वेना केवा। ठीक है, ग्रॉस के साथ कंपेयर करके आप इजीली कर सकते हैं चीजें। ठीक है, अच्छा अब जनाब फेट ऑफ अम्बिलिकल वेन्स में अभी पढ़ाने लगा हूं, क्यों, फेट ऑफ अम्बिलिकल वेन्स। ठीक है, अम्बिलिकल वेन्स जो होती है ना, बर्थ से पहले और आफ्टर बर्थ क्या होता है, बर्थ से पहले जो राइट अम्बिलिकल वेन है वो रेग्रेस हो जाएगी। अब कैसे याद रखेंगे, आर से राइट, आर से रेग्रेस, आर से राइट, आर से रेग्रेस। सही है, अम्बिलिकल वेन का फेट याद करने का तरीका क्या है, आपने सबसे पहले लिखना है राइट अम्बिलिकल वेन, फिर लिखना है लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, फिर आपने लिखना है आर से राइट, आर से रेग्रेस, और लेफ्ट इज लेफ्ट, लेफ्ट इज लेफ्ट, यानी लेफ्ट जो है वो रह जाएगी और राइट जो है वो लेफ्ट होगी यानी रह जाएगी, और वो कैरी करेगी ऑक्सीनेटेड ब्लड मदर से फीटस में। ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो मां से बच्चे में लेके जाएगी लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। ठीक है, क्लियर होगी ये बात, ऑक्सीनेटेड ब्लड।
ऑक्सीनेटेड ब्लड। अच्छा, अब आफ्टर बर्थ क्या होता है? आफ्टर बर्थ क्या होता है? आफ्टर बर्थ क्या होता है? जब बर्थ हो जाती है, ये बिफोर बर्थ था। आफ्टर बर्थ जो होता है वो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन है, कि लेफ्ट अम्बिलिकल वेन जो है वो लिगामेंटम टीरियस। तो याद रखें कि जो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन है, अम्बिलिकल वेन जिस तरह पेट के अंदर तीर नहीं लगता, जस्ट लाइक दैट टीरिस, यानी जो अम्बिलिकल वेन वाला लिगामेंट है वो कौन सा है? लिगामेंटम टीरिस। सही है। तो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन टीरिस। हाँ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब अगर मैं पूछूं कि लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसिस विल फॉर्म, तो यू नो कोरोनरी साइनस। व्हाई कोरोनरी साइनस? क्लियर। उसके बाद मैं अगर पूछूं कि लेफ्ट अम्बिलिकल वेन ऑब्लिटरेट होकर क्या बनाएगी? लिगामेंटम टीरिस। ठीक है। बिफोर बर्थ वो क्या करती है? ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है मदर से फीटस में। ठीक है। अच्छा, एक और बात, वन लास्ट थिंग एंड वी आर क्लियर अबाउट दिस। जिस तरह एलन ट्वाइस है, ये जो एलन ट्वाइस है, यूरेकस जो लिखा हुआ है, ये बनाएगा एलन ट्वाइस का एन स्टैंड्स फॉर मीडियन, और अम्बिलिकल आर्टरी के अम्बिलिकल के अंदर अम्बिलिकल के एंड वाला लफ्ज जो है वो एल है। ये अम्बिलिकल है, सो मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट विल बी फॉर्म बाय, बेसिकली ये आपने अब याद रखना है, अम्बिलिकल आर्टरीज विल फॉर्म मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, जबकि एलन ट्वाइस या यूरेकस विल फॉर्म मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। ये क्लियर हुई बात? पहला और 1 2 3 4 5 6 छठा जो पॉइंट है, सो वन इज मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट एंड वन इज मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। सर एक दफा और ठीक बता हो गया। दीजिएगा। डक्टस आर्टरियोसिस, लिगामेंटम आर्टरियोसम, वी आर डन विद दैट। डक्टस वेनोसिस, लिगामेंटम जॉर्ड न्यूक्लियस पल्पोसिस, एन से नोटोकॉर्ड, एन से न्यूक्लियस पल्पोसिस। अम्बिलिकल आर्टरीज, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, अम्बिलिकल वेन, लिगामेंटम टीरिस हेपेटिस, जिसे राउंड लिगामेंट भी कहते हैं। ठीक है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन इसमें से? ये सारे डेरिवेटिव्स इजी हो गए? चलिए, गुड गुड। अब जनाब कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। इन एमसीक्यूज में ना सारे आपके ना एमसीक्यूज सॉल्व हो जाते हैं, सिवाय ये जो लिखा हुआ है ना, एक पेटेंट ल्यूमन ऑफ एलन ट्वाइस विल फॉर्म यूरिकल फिस्टुला। तो जो पेटेंट ल्यूमन ऑफ एलन ट्वाइस है, ये यूरिकल फिस्टुला बनाता है। ठीक है। तो इसमें आपको ना 3 चीजें पता होनी चाहिए, फिस्टुला, सिस्ट और साइनस। ठीक है, फिस्टुला, सिस्ट और साइनस। ठीक है। अगर पूरे का पूरा यूरिकस जो है वो ऑब्लिटरेट ना हो तो वो होगा फिस्टुला। सही है। अगर पूरे का पूरा यूरिकस जो है वो ऑब्लिटरेट ना हो, उसका फेलियर हो जाए, तो वो होगा फिस्टुला। एफ से फेलियर टोटल, एफ से फेलियर टोटल। सही है। एफ से फेलियर, एफ से फेलियर टोटल, एफ से फिस्टुला, एफ से फेलियर टोटल। सही है। सो इसमें जो है वो टोटल फेलियर ऑफ यूरिकस टू ऑब्लिटरेट होता है, तो ये फिस्टुला बन जाएगा। और अगर पार्शियल फेलियर हो तो वो सिस्ट होगा। ठीक है। और अगर पेटेंट ल्यूमन सुपीरियर टू इंफीरियर हो, यानी पेटेंट ल्यूमन हो सुपीरियर टू इंफीरियर, तो वो साइनस होगा। ये 3 आपने डिफरेंसेस कर लेने हैं। बाकी जो है वो सारे एमसीक्यूज जो है वो आपके इसी से कवर हो जाएंगे। ये जितने भी लाइंस लिखी हुई हैं, मैं फॉर एग्जांपल अगर पढ़ देता हूँ, यूरन जो है वो कम्स फ्रॉम अम्बिलिकस ऑफ न्यूनेट्स टू यूरिकल फिस्टुला, इसमें पेटेंट यूरिकस होगा। राउंड लिगामेंट ऑफ लीवर इज रेमिनेंट ऑफ अम्बिलिकल वेन, विच अम्बिलिकल वेन? लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। ठीक है, बिकॉज लेफ्ट इज लेफ्ट। ठीक है। फ्री मार्जिन ऑफ फैल्सिफॉर्म लिगामेंट कंटेन्स, तो उसमें लिगामेंटम टीरीज होता है। लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, रेमिनेंट लिगामेंटम टीरीज। सही है। न्यूक्लियस पल्पोसिस, नोटोकॉर्ड। अपर 1/3 ऑफ वेजाइना derived from paramesonephric duct। सही है। रेमिनेंट ऑफ एपिफिजियल प्लेट, एपिफिजियल लाइन। ट्यूनिका वेजिनालिस इज रेमिनेंट ऑफ प्रोसेसिस वेजिनालिस।
रेमिनेंट ऑफ प्रीवियस ऑस्टियोन्स, उससे क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल लैमेला, ये तो उसमें डिस्कस हो जाएगा हिस्टो में। रेमिनेंट ऑफ विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मैकल्स रेटिकुलम। ठीक है, सो दैट्स इट। बस एक सेकंड जी, अजान हो ले। जी आगे आ जाए जी। About human umbilical cord, there are two umbilical arteries and one umbilical vein. ह्यूमन अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या होता है जी, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं और 1 अम्बिलिकल वेन होती है। ठीक है, ये आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि राइट अम्बिलिकल वेन जो होती है वो रिग्रेस हो जाती है। ठीक है, और बिफोर बर्थ थी, और आफ्टर बर्थ जो होता है वो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन जो होती है वो लेफ्ट होती है, तो और वो कन्वर्ट हो जाती है लिगामेंटम टीरीज में। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सही है। उसके बाद जी फीटल सर्कुलेशन में देख लें कि राइट और लेफ्ट अम्बिलिकल वेन्स होती हैं वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज सॉरी, आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि वेन जो होती है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटस, और इसमें हाईएस्ट ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है। तो इसमें मैं निमोनिक एक बताता हूँ, तो वेन इज वेरी सेचुरेटेड। याद आया मेरा निमोनिक? वेन इज वेरी सेचुरेटेड, ये एमसीक्यू बार बार आता है और मैं इसी तरह ही आप लोगों को याद करवाता हूँ। वेन इज वेरी सेचुरेटेड, सो हाईएस्ट होती है, वी से वेन, वी से वेरी सेचुरेटेड। 80% ऑफ द ऑक्सीजन सेचुरेशन फीटस जो होती है वो प्रेजेंट होती है अम्बिलिकल वेन में। न्यूनेट्स में हाईएस्ट ऑक्सीजन सेचुरेशन किस वेसल में होती है? अम्बिलिकल वेन में। नंबर ऑफ अम्बिलिकल आर्टरीज फीटस में कितनी होती हैं? 2 होती हैं। एट विच याद रखना है कि 7 to 8 वीक्स। ठीक है, अच्छा जी आगे आ जाए जी। 441 पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपने ना याद रखना है जेनिटल टुबरकल को, यूरोजेनिटल साइनस को। ये देख लें डायग्राम में जरा, ये जेनिटल टुबरकल है, फिर यूरोजेनिटल साइनस है, फिर यूरोजेनिटल फोल्ड्स हैं। ठीक है, डायग्राम के अंदर अप्रिशिएट करें सारी चीजों को। ये बात नहीं बता रहा कि मेल में बेसिकली ग्लैंड पेनिस, ठीक है, फीमेल में क्या बनाएगा? ग्लैंड क्लिटोरिस। ठीक है, जेनिटल टुबरकल का ये हो गया। फिर यूरोजेनिटल साइनस पे आ जाए। यूरोजेनिटल साइनस जो है वो मेल और फीमेल में देखें क्या बना रहा है। सही है, फिर यूरोजेनिटल फोल्ड्स पे आ जाए, इसने उसको मार्क नहीं किया हुआ, यूरोजेनिटल फोल्ड्स पे आ जाए। यूरोजेनिटल फोल्ड्स जो है वो आपके सामने ये चीजें बना रहे हैं जी, इसका लिबिया मेनोरा। सही है, और मेजोरा जो है और स्क्रोटम जो है वो लिबियो स्क्रोटल स्वेलिंग से बन रहा है। सो ये एक डायग्राम काफी चीजें क्लियर कर देती है। अच्छा, अब जनाब हाइपोस्पेडियसिस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन, ठीक है, हाइपोस्पेडियसिस में किसका देसी तरीके से याद कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ये है जेनिटल टुबरकल, ये क्या है? जेनिटल टुबरकल, और ये है यूरोजेनिटल फोल्ड। ये टुबरकल और ये फोल्ड, क्लियर हुई ये बात? ये टुबरकल, ये जो थम्स है ये टुबरकल, और ये फोल्ड। ठीक है, ये टुबरकल, ये फोल्ड। हाइपो का मतलब अंदर होता है या बाहर होता है? हाइपो नीचे वाला या ऊपर वाला? और एपी ऊपर वाला या नीचे वाला? पहले एपी का बता दे। एपी, एपी ऊपर, सही है, सिंपल हो गया ना। सो जेनिटल टुबरकल का अगर डिफेक्ट हो, ठीक है, अगर जेनिटल टुबरकल का डिफेक्ट हो तो ये क्या होगा? एपिस्पेडियसिस। अंगूठे से याद रखना, जेनिटल टुबरकल, ये जेनिटल टुबरकल्स हैं, ये टुबरकल्स हैं। ठीक है, ऊपर जेनिटल टुबरकल्स, ये एपिस्पेडियसिस ऊपर वाला। और अगर फोल्ड्स का मसला है तो वो क्या होगा? हाइपोस्पेडियसिस। याद होगी ये बात? क्लियर होगी? कोई मसला तो नहीं है इसमें? ठीक है, मतलब डायग्राम से भी बेहतरीन अंदाज से आपको इस तरह याद रहेगा, जेनिटल टुबरकल, एपिस्पेडियसिस, और यूरोजेनिटल फोल्ड्स, हाइपोस्पेडियसिस। क्लियर सर? अब रीड कर लें, अब चीजें आसान है। ठीक है, अब देखें, हाइपोस्पेडियसिस ड्यू टू डिफेक्ट इन यूरोजेनिटल फोल्ड्स। अब जनाब यूरोजेनिटल साइनस क्या क्या बनाता है? तो वो ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूरिथ्रा बनाता है। यूरोजेनिटल रिज क्या बनाता है? टेस्टिस और ओवरी बनाता है। जेनिटल फोल्ड्स क्या बनाते हैं? लिबिया मेनोरा एंड वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ पीनस। बहरहाल आई डोंट थिंक सो ये मैंने इतनी कोई ये चीजें एमसीक्यूज में नहीं देखी। अगले एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं क्या क्या आया हुआ है। यूरोजेनिटल साइनस इज डिवाइडेड इन अपर एंड लोअर पार्ट बाय
तो यूरोजेनिटल साइनस को अपर और लोअर पार्ट में जो चीज कन्वर्ट करती है वो क्या होता है? क्लोएका। ठीक है, अपर और लोअर पार्ट में जो यूरोजेनिटल साइनस को कन्वर्ट करता है वो क्या होता है? क्लोएका। ठीक है, प्रोस्टेट मार्कर रिलीज्ड, सैंपल टेकन फ्रॉम विच स्ट्रक्चर? तो यूरोजेनिटल साइनस से ये सैंपल लिया जाता है प्रोस्टेट का। ठीक है, सिंपल है। अब ये रिटेन करने वाली चीजें हैं। पेशेंट विद वेल्ड ब्रेस्ट एंड, अब जो इस तरह के पॉइंट्स होते हैं ना, इनको आप अलग से एक पेज पे लिख लिया करें कि अच्छा जी प्रोस्टेट का मार्कर जो होता है उसका सैंपल कहाँ से लेते हैं? साइनस से। एस से सैंपल, एस से साइनस, यूरोजेनिटल साइनस। ठीक है, अपर और लोअर पार्ट में यूरोजेनिटल साइनस को डिवाइड क्या चीज कर रही होती है? क्लोएका। A patient with well breast and secondary sexual characteristics but primary amenorrhea, what is the cause? तो इसमें genital ridge की abnormality होगी, यानी टेस्टिस और ओवरी जो होता है वो रिज से मान रहा है ना, तो रिज की abnormality में बेसिकली ये होगा प्राइमरी amenorrhea वगैरह। ट्राइगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर डेवलप फ्रॉम, तो ट्राइगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो डेवलप होता है फ्रॉम यूरोजेनिटल साइनस। तो यूरोजेनिटल साइनस के बारे में हमने दो बातें याद रख ली कि प्रोस्टेट का मार्कर भी साइनस है और ट्राइगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर भी डेवलप करती है यूरोजेनिटल साइनस से। अब इधर मुझे बताएं कि जो ट्राइगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर है, एपिथेलियम ऑफ ट्राइगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर डेवलप फ्रॉम व्हिच जर्म लेयर? ट्राइगोन की कौन सी जर्म लेयर थी? मीजोडम। एग्जैक्टली। और इसके निमोनिक हमने क्या किया था? ट्रिम और ट्रेंड। ट्रिम ट्रेंड ट्रिम ट्रेंड, यस, ट्रिम ट्रेंड। जो ट्राइगोन है वो मीजोडर्म, और जो ट्रेंड का टीआर है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, और एंड मतलब एंडोडर्म, वो एंडोडर्म से। और अगर सिंपल एपिथेलियम ऑफ ब्लैडर आए तो वो एंडोडर्म प्लस मीजोडर्म। पिछली बातें नहीं भूलनी। जेंटल टुबरकल इन फीमेल्स होता है वो कौन सा पार्ट बनाता है? तो वो क्लोएका, क्लिटरस बनाता है। ठीक है, डन सर, डन सर। आगे आ जाए जी। 442 पॉइंट 442 फोरामेन सीकम मार्क्स द फॉर्मेशन ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। तो फोरामेन सीकम जो होता है वो किस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन को मार्क करता है? वो थायराइड की। अब नीचे वाली चीजें जो है ना वो भी सारी इसकी वन लाइनर्स ही हैं, कोई ऐसा जिनमें बात कोई नहीं है। फिलहाल आप ये डायग्राम जरा देखें, इसमें देखें कि ये टंग है, टंग के नीचे ये देखें थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के ऊपर और है जी सिस्ट, इसे क्या कहेंगे? थायरोग्लॉसल डक्ट। सही है, बेसिकली एक स्पेस है उसे कहेंगे थायरोग्लॉसल डक्ट, एक डक्ट है। और ऊपर एक पॉइंट है ये, इसे कहेंगे फोरामेन सीकम। ठीक है, फोरामेन सीकम। सो फोरामेन सीकम मार्क्स द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की जो फॉर्मेशन को जो मार्क करता है स्ट्रक्चर वो फोरामेन सीकम होता है। ठीक है, अच्छा अब अगले जो एमसीक्यूज हैं वो ऐसे हैं कि जिनका इसकी डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन स्टिल आप रीड उनको दे लें कि कन्वर्जन ऑफ आयोडाइड इन T4 जो होती है वो कौन से सेल्स में होती है? वो प्रिंसिपल सेल्स ऑफ थायराइड में होती है। थायराइड ग्लैंड की मीडियर रिलेशन में कौन सी नर्व आती है? तो थायराइड ग्लैंड के मीडियर रोटेशन में रिकरेंट लेरेंजियल नर्व आती है। सही है, ये एनाटॉमी की चीजें हैं। अब ये एक है इंपॉर्टेंट चीज एम्ब्रियो के लिहाज से कि चाइल्ड प्रेजेंटेड विद मिड लाइन स्वेलिंग और बिलो हाइड बोन सिंस 2 months आफ्टर बर्थ, तो उसे क्या कहेंगे? मिड लाइन स्वेलिंग बिलो हाइड बोन जो होती है वो होती है थायरोग्लॉसल सिस्ट। ठीक है, थायरोग्लॉसल सिस्ट। अब इधर उसने वो नहीं किया हुआ कि वो स्वेलिंग जो होती है वो मूव कर रही है विद स्वॉल्विंग और नॉट, वो वाली चीज उसने कोई नहीं दी हुई। ठीक है, अच्छा सॉरी, जो थायरोग्लॉसल सिस्ट है इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सी होती है? ये भी एमसीक्यू आता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होती है वो थायरोग्लॉसल सिस्ट के लिए कौन सी होती है? अल्ट्रासाउंड नेक प्लीज। हाँ जी, यूएसजी नेक, गुड। डॉक्टर अमृता, डॉक्टर खतीजा, अमेजिंग, गुड। ओनली 2 people answered in this almost 100 की क्लास है। एपिथेलियम चेंजेस शेप विद एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड, तो बेसिकली जो थायराइड फॉलिकल्स हैं उसकी वजह से ये होता है। थायराइड हार्मोन पैकिंग जो होती है वो गोल्जी, सारी पैकिंग होती है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर होती है। रिलेशन ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी लाइज इन फ्रंट ऑफ इस्थमस ऑफ थायराइड, अब ये सारी एनाटॉमी है, मैंने बताया था। विच लाइज पोस्टीरोलैटरल ऑफ थायराइड, तो वो कैरोटिड आर्टरी। ये सारी चीजें हो जाएंगी इन एनाटॉमी, नो नीड टू वरी अबाउट दैट।
ये पॉइंट हमने पहले किया हुआ है जी, 443 पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी डन इट। मैंने आप लोगों को निमोनिक नहीं याद करवाया था, पाउचेस जब करवाए थे कल, थर्ड थाइमस, तो थाइमस जो होता है वो थर्ड पाउच, ठीक है, तो ये हम कल कर चुके हैं। फिर मैंने आप लोगों को एक निमोनिक बताया था, ईयर टॉन्सिल फ्रॉम इंफीरियर टू सुपीरियर, के ईयर जो होते हैं वो फर्स्ट पाउच, जो टॉन्सिल्स जो होते हैं टी से टॉन्सिल, टी से टू, तो वो सेकंड पाउच, जो थर्ड पाउच होता है उससे बेसिकली इंफीरियर पैराथराइड और थाइमस, थर्ड थाइमस, और थाइमस नीचे की तरफ जा रहा है तो इंफीरियर पैराथराइड भी इधर से आएगा, जबकि सुपीरियर पैराथराइड और पैराफोलिगोन विद दिस पॉइंट टू। इसके एमसीक्यूज में पढ़ देता हूँ, कुछ चीजें इधर रिमेंबर के लिए लिखी हैं वो भी मैं रीड कर देता हूँ। दिस इज जस्ट अ रीड। थाइमस एंड इंफीरियर पैराथराइड develop from third pouch, while superior parathyroid is developed from fourth pouch located in the anterior-superior mediastinum. Important source क्या होता है थाइमस, तो थाइमस से थाइमस टी से टी लिम्फोसाइट, इसमें कुछ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांचेस, हाइपोप्लास्टिक डिजॉर्ज सिंड्रोम जो होता है और स्किड, ठीक है, उसके साथ इसका एसोसिएशन है। थाइमोमा जो होता है वो बेनाइन नियोप्लाज्म ऑफ थाइमस को कहते हैं, और ये मिस्थेनिया ग्रेविस और स्पिरिया वेरा के सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है। ये दो जो आखिरी चीजें हैं ये सिर्फ पैथोलॉजी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकियों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। एमसीक्यूज को देख लेते हैं जी, क्या लिखे हुए हैं। नोड्यूल नहीं है। थाइमस के अंदर क्या चीज होती है, लिम्फोसाइट्स होते हैं। कौन से लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, which is lobulated lymphoid organ, तो थाइमस होता है। अबाउट टी लिम्फोसाइट्स वो मैच्योर कहाँ होते हैं, थाइमस में आफ्टर बर्थ। सेल्स इन थाइमस जो होते हैं वो बिकम क्या हो जाते हैं, तो वो साइटोटॉक्सिक सेल्स हो जाते हैं, ठीक है। साइटोटॉक्सिक कौन सी होते हैं, CD8, और हेल्पर कौन सी होते हैं, CD4। 8 जो 8 है वो वर्ड ही टॉक्सिक लगता है ना, मतलब वो ग्लासेस की तरह टॉक्सिक सा वर्ड है। Third pharyngeal pouch arise from thymus. Cardiac surgeon operating patent foramen avail which structure will be in contact with interior mediastinum while operating the thymus, ठीक है। Which prevent foreign antigen to gain access to develop lymphocytes, तो वो blood thymus barrier होता है। T lymphocytes are protected from autoimmune destruction by blood thymus barrier. Structure that lie in interior mediastinum to thymus। अच्छा, आप लोगों को बाकी अब ये है एनाटॉमी, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को एक चीज याद करवा देता हूँ। ये देखें, ये T याद रखना है, सही है। ये जो टी है इट इज जस्ट लाइक मिडिएस्टिनम, टी मतलब थाइमस, और ये इंटीरियर मिडिएस्टिनम में होता है। अब ये जो टी है मैंने इस तरह क्यों बनाया, क्योंकि ये ऊपर देख रहे हैं आर्च, इट इज जस्ट लाइक आर्च ना, ये आर्च है, टी नहीं है, ये टी के ऊपर आर्च है, सही है। सो टी इंटीरियर मिडिएस्टिनम का स्ट्रक्चर है, डन। थाइमस आर्च ऑफ योटा सुपीरियर मिडिएस्टिनम में होती है, ये एमसीक्यू हो गया। फिर यही आर्च पीछे जाके डिसेंडिंग योटा बनाती है। सो जो डिसेंडिंग थोरेसिक योटा है वो पोस्टीरियर मिडिएस्टिनम का स्ट्रक्चर है। सो तीनों स्ट्रक्चर याद हुए, थाइमस इंटीरियर मिडिएस्टिनम में, आर्च ऑफ योटा सुपीरियर मिडिएस्टिनम में, और डिसेंडिंग योटा पोस्टीरियर मिडिएस्टिनम में। ये एमसीक्यू भी आते हैं, तीनों एमसीक्यूज हैं। अगर एनाटॉमी उन्होंने इतनी दी हुई है तो थोड़ा सा हम उनको भी कवर कर लेते हैं। इन यंग चाइल्ड इमेच्योर टी सेल्स आर प्रेजेंट इन व्हिच पार्ट ऑफ थाइमस, तो इमेच्योर जो होते हैं वो कॉर्टेक्स में होते हैं, ठीक है, या डीप पैराकॉर्टेक्स में। Thymus at the age of 10 years extends from lower part of thyroid to fourth costal cartilage. Lymphoid mass with supporting structure, तो supporting structure किसमें होता है, S से supporting, S से spleen, तो supporting structure जो होते हैं वो spleen के अंदर होते हैं, और जिसमें कोई supporting structure नहीं होता वो क्या होता है, thymus, ठीक है, thymus। अच्छा जी, अब जनाब है जी 444 पॉइंट, child with history of bed wetting through toilet, trained investigation done at one side, duplication of ureter was found and on one of them was opening in vagina, what is the cause, तो ये बेसिकली है जी अर्ली डिवीजन ऑफ यूरेटेरिक बड, ठीक है। अब जो यूरेटेरिक बड है वो किधर से बनता है, सही है, वो बनता है जी मीजोनेफ्रिक डक्ट से, सही है, मीजोनेफ्रिक डक्ट से, और यू से यूरेटेरिक बड, यू से यूरेटर, ठीक है। तो जब भी यूरेटेरिक बड जो है वो नहीं पहुंचेगा मीजोनेफ्रिक कैप के पास, तो यूरेटर जो होगा, ठीक है, वो बगैर किडनी के होगा। सो यूरेटेरिक बड अगर फेल टू रीच मीजोनेफ्रिक कैप, तो यूरेटर जो है वो विदाउट किडनी होगा। कलेक्टिंग सिस्टम ऑफ द किडनी जो होता है वो डिराइव्ड कहां से आता है, वो यूरेटेरिक बड से, ठीक है। यूरोथेलियम इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल हैव ग्रेटर चांसेस टू
कन्वर्ट टू कार्सिनोमा तो एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुका हूँ कि अगर मीजोडर्म का कॉर्डल एंड का मसला हो तो उसमें क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर की एक्स्ट्रोफी। और अगर उसके क्रेनियल एंड का मसला हो तो उसमें क्या होगा, एनल एक्टोपिक एनल ओपनिंग। उसके वर्ड्स में ही उसका काम है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर है वो कार्सिनोमा करवाता है। मेरा नहीं ख्याल आवाज की डिस्टॉर्शन है, आवाज क्लियर है, आप दोबारा रीज्वाइन करें प्लीज। अच्छा, द चाइल्ड बोर्न मोबाइल में एट लंबर रीजन लेटर ही डाइड इन टॉप्सी शो सिस्टिक स्वेलिंग इन लंबर रीजन। तो ये यूरिटरिक बड जो होता है वो नॉट मीट टू मेसोनेफ्रिक डक्ट। परसिस्टेंस ऑफ इंट्राएम्ब्रियोनिक एलेंटॉइस वो फिस्टुला बनाएगा। न्यूबॉर्न बेबी विद एक्सट्राविजेशन ऑफ यूरिन एंड मेलफॉर्म प्यूबिक टू एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर होता है। मैकल्स वेटिकन में यंग चिल्ड्रन इज रेमिनेंट ऑफ, तो मैकल्स वेटिकन वाइटल डक्ट का रेमिनेंट है। न्यूबॉर्न बेबी डिफेक्टेड अम्बिलिकल रीजन विद डिफेक्ट 3 लेयर्स ऑफ एब्डोमिनल वॉल इंटेस्टाइन सीन, तो ये गैस्ट्रोसिस होता है, सही है। और in which congenital condition there are increased chances of urethral carcinoma of bladder extrophy. Last but not least, at which week Doppler can detect umbilical artery flow on ultrasound? तो 7 to 8 weeks, ठीक है। umbilical artery Doppler जो होता है 7 to 8 weeks में होता है। 7 to 8 weeks में visualization of blood flow होती है umbilical cord में, ठीक है। वीक 14 पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंड डायस्टोलिक फ्लो होता है umbilical artery में। फीटल जो होता है उसकी मूवमेंट होती है स्टार्ट बाय 8 वीक्स, ठीक है। और फीटल मूवमेंट्स डिटेक्टेड बाय मदर एट 20 वीक्स, इसे क्विकनिंग कहते हैं। क्लियर, क्लियर हो गई बात? चलो डन, डन सर, डन विद एम्ब्रियोलॉजी। आई होप ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर क्लियर। चलें जी, ऐसे है कि 5 मिनट नमाज के